जरा सोचिए, जिन जनरेशन को लोग निठल्ला निकम्मा बेरोजगार कहती है, वो जनरेशन सरकार गिरा दी। हाँ जी मित्रों, आपने सही सुना, जेनजी ने अभी पूरे नेपाल में हड़कंप मचा दिया है। अब आप बोलोगे ये जेनजी क्या होता है? तो जी मित्रों, जेनजी उसे कहते हैं जिसका जन्म 1990 से लेकर 2010 तक में हुआ हो, उसी जनरेशन को जेनजी कहा जाता है। ये जनरेशन मुख्य रूप से डिजिटल दुनिया में जुड़ी होती है और अपना दिन का आधा हिस्सा सोशल मीडिया पे बिताती है। सोशल मीडिया बंद होने के बाद सबसे पहले युवा जेनसी सड़कों पर उतरे। Wow. We're in the middle of a revolution here in Nepal. उनका कहना था ये ऐप्स का सवाल नहीं है, ये हमारी आवाज दबाने की कोशिश है। प्रोटेस्ट काठमांडू से शुरू हुई और पूरे देश में फैल गया। स्टूडेंट क्लास छोड़कर सड़क पर आ गए, यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर लाइव प्रोटेस्ट किए। आम जनता भी जुड़ गई थी क्योंकि व्हाट्सएप और यूट्यूब के बिना रोजमर्रा का काम ठप हो गया था। प्रोटेस्ट जब हद से ज्यादा बढ़ गई तो सरकार ने पुलिस और सेना उतार दी। लाठियाचार्ज किया गया, टीयर्स गन छोड़ी गई, कई जगह पे पुलिस ने गोली भी चलाई। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 19 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। हॉस्पिटल में इमरजेंसी लगा दी गई। काठमांडू और दूसरे शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया, यानी कि एक छोटा सा डिजिटल इशू ने पूरे देश को हिला दिया। सोशल मीडिया बैन की तुलना नॉर्थ कोरिया से होने लगी। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ग्रुप ने नेपाल सरकार पर सवाल उठाया। नेपाल अचानक वर्ल्ड न्यूज का हॉट टॉपिक बन गया। अब सवाल उठता है, सरकार ने ये कदम सच में फेक न्यूज रोकने के लिए उठाई या इसके पीछे फंडा कुछ और है? दरअसल उसी समय नेपाल में करप्शन कैंडल्स और एंटी गवर्नमेंट कैंपेन जोर पकड़ रही थी और मीम्स में नेताओं की पोल खुल रही थी, जिससे जनता गुस्से में थी। सरकार को डर था कि अगर ये सब चलता रहा तो उसकी कुर्सी हिल जाएगी, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया बैन करके जनता की आवाज दबाने की कोशिश की। यानी असली फंडा सिर्फ फेक न्यूज नहीं था, बल्कि पावर बचाना था। प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रही। स्टूडेंट, टीचर, ट्रेडर्स, हर कोई सड़कों पर है। आखिरकार 9 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार को झुकना पड़ा। कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने घोषणा की सोशल मीडिया बैन को हटाया जाता है और साथ ही सरकार ने वादा की कि मृतकों परिवार को पेंशन मिलेगा और घायल लोगों की फ्री इलाज होगी और साथ ही हाई लेवल इंक्वायरी कम्युनिटी बनाई जाएगी। लेकिन जनता का भरोसा टूट चुका था। इस बैन के बाद नेपाल की राजनीति हिल गई। होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, कई बड़े नेताओं पर सवाल उठे। पीएम केपी शर्मा ओली पर भी इस्तीफा का दबाव बढ़ गया। The Prime Minister of Nepal has resigned as deadly protests continue across the country. A statement signed by Prime Minister Oli states that he's resigned to pave the way for a constitutional solution to the current crisis. Well, there have been protests across the country with 19 people killed on Monday when police opened fire with rubber bullets and tear gas. Then on Tuesday, domestic flights. ओपोजिशन ने कहा यह सरकार डिक्टेटरशिप की तरफ और बढ़ रही है। छोटे छोटे बिजनेस जो फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम पेज पे चलता था, उनका बड़ा नुकसान हुआ। स्टूडेंट की ऑनलाइन पढ़ाई रुक गई, डिजिटल क्रिएटर का इनकम बंद हो गई और सबसे बड़ा, लोगों ने सरकार पर ट्रस्ट खो दिया। नेपाल का मामला एक वार्निंग, अगर सरकारें सोशल मीडिया पर कंट्रोल करने की कोशिशें करेगी तो जनता का गुस्सा फटेगा। आज नेपाल ने बैन हटा दिया है, लेकिन कल कोई फिर नया नियम आ सकता है। और सिर्फ ये नेपाल की बात नहीं है, दुनिया के कई देशों में ये टेंशन चल रही है। तो दोस्तों, नेपाल की सोशल मीडिया बैन की कहानी हमें सिखाती है सोशल मीडिया अब इंटरटेनमेंट से आगे बढ़कर डेमोक्रेसी की हिस्सा बन चुका है। सरकारें जब इसे दबाने की कोशिश करती है तो जनता सड़कों पर उतर आती है। असली ताकत जनता के हाथ में है, चाहे तो स्मार्टफोन या प्रोटेस्ट। तो ये था नेपाल का सोशल मीडिया बैन का पूरा फंडा। आपको क्या लगता है, सरकारें सच में फेक न्यूज रोकने के लिए ये सब करती है या अपना पावर बचाने का खेल है? कमेंट में जरूर बताइएगा।